नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो नौवां पार्ट है चांदी का जूता, जिसे दक्षिण भारत के एक बहुत ही नामी मशहूर लेखक ने लिखा है, बाल शैली रेड्डी जी। और इसके आगे के भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पार्ट में हमने जाना कि लेखक जो है वो अपने एक मित्र के घर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अपने एक और अभिन्न मित्र से हो जाती है, जिनका नाम है वेंकटेश्वर राव। और वे उनसे मिलकर उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो उनके बहुत ही अंतरंग मित्र थे। तो काफ़ी समय बाद उनका उनसे मिलना हो पाता है। अगले दिन वो उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं और वो चले भी जाते हैं। और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे का विवाह हो गया है, और उनकी पत्नी रमा जो है वो बहुत ही उनसे कहती है कि आप हमारे पुत्र के विवाह में क्यों नहीं आए। तो वो उनको कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, और यही बातें होती रहती हैं। और इसी बीच उनकी बहू, जिसका नाम है सीमा, वो आती है, और वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही सुशिक्षित लड़की है, बहू है। और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। उसे प्रथम श्रेणी मिली थी विश्वविद्यालय में, वो प्रथम आई थी, इसीलिए उसे गोल्ड मेडल भी मिला है। और वो एक कॉलेज में पढ़ाती भी है और पीएचडी भी कर रही है। और उसके बारे में जब बताते हैं तो वो बताते हैं कि राव जी, मतलब उनके लेखक के मित्र जो हैं वेंकटेश्वर राव, वो उन्हें बताते हैं कि बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम करती है, हम सभी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है। तो वो ये सारी बातें बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, उससे ही सारा काम करवाया जाता है। मेरी पत्नी ही उससे ज़बरदस्ती उससे सारा काम करवाती है, और वो इतनी अच्छी, सुशील सीमा इतनी अच्छी है कि वो हर काम हंसते हंसते कर लेती है। अब आगे का भाग। पति को बहू की तरफ से फूल बांधते देख रमा को से रहा नहीं गया। यानी उसके पति, लेखक के मित्र की पत्नी जो है वो रमा, वो जब देखती है कि उसके पति यानी लेखक के मित्र जो है वो बहू के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो वो सहन नहीं कर पाती है। तो वो कहती है, वह तन कर बोली, हम भी चाकरी करने के लिए पैदा हो गए हैं ना। मेरे बाप दादा जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी सब कुछ था, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। यानी वो अब ताने दे रही है कि मेरे पिताजी भी बहुत, उनके पास बहुत संपत्ति थी, धन संपत्ति थी, उन लोगों ने उनके वहाँ पे भी नौकर चाकर थे, लेकिन मुझे यहाँ पर कौन सा सुख मिल रहा है। बात बढ़ते देख मैं वेंकटेश्वर राव के साथ उठकर बैठक में आ गया। यानी जब लेखक ने देखा कि बात जो है वो बिगड़ रही है, बात कुछ उनके हाथ से निकल रही है, तो वो उनके साथ उठकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तिपाई पर एक एस्ट्रे रखी थी, वह चांदी की बनी थी। यानी तिपाई जो थी, एक 3 टांग वाली जो छोटी टेबल है, उसके ऊपर एक एस्ट्रे रखा हुआ था। एस्ट्रे यानी जो सिगरेट या सिगरेट पीकर जिसके अंदर उसके राख को फेंका जाता है, उसे एस्ट्रे कहते हैं। तो वो एस्ट्रे वहाँ रखी हुई थी, वह चांदी की बनी हुई थी। यानी वो जो एस्ट्रे थी वो चांदी की थी, सिल्वर की थी। उल्टे जूते की आकृति की थी। यानी वो एस्ट्रे कैसी थी, जैसे उल्टा जूता रखा गया हो, उस आकृति की थी। इस किस्म की का एस्ट्रे मैंने पहली बार मैंने देखी थी। यानी लेखक अमूमन ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए वो एस्ट्रे लेखक ने भी शायद पहली बार देखी थी। मेरी उत्सुकता जागी है, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। तो मैंने तो ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं, तो मेरे अंदर उत्सुकता जागी, यानी लेखक के अंदर उसको जानने की इच्छा जागी। पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा है, यानी तुमने ये कहाँ से लिया है। दोस्त, तुमसे क्या छिपाऊं। यानी लेखक के मित्र ने कहा कि दोस्त, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, यह एस्ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। यानी ये एस्ट्रे क्या है, मेरे आदर्शों का, मैं जो मानता हूँ उन आदर्शों के ऊपर उपहास करने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए अविस्मरणीय चिन्ह है। यानी जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। यानी सपोज करो हम कहीं गिर जाते हैं और हमारे हाथ में या फिर पाँव में कहीं चोट लग जाती है, और वो चोट का निशान हमेशा के लिए रह जाता है, तो हम जब भी उसे देखते हैं हमें वो चोट जो है वो याद आ जाती
जाती है। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर लेखक के मित्र की थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अविस्मरणीय है, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और वो ये भी कह रहा है कि तुमसे मैं कैसे छुपाऊं, क्योंकि कोई घटना घटी थी जिसे वो अपने मित्र को बता रहा है। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूलकर भी दहेज न लेंगे। यानी जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन लोगों ने कसम खाई थी कि वो कभी भी दहेज नहीं लेंगे। यह भी जानते हो, हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया था। यानी तुमको पता है, तुमने भी अपने विवाह में और मैंने भी अपने विवाह में दहेज नहीं लिया था, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने उसका पालन किया था। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा, लेकिन मैं तुमको क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र का विवाह हुआ, सुरेश का विवाह हुआ, तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या से रिश्ता पक्का किया। यानी बिना दहेज लिए, दहेज के बिना मैंने अपने एक मित्र के बेटे से विवाह, अपने बेटे का विवाह पक्का किया। मेरी श्रीमती को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। यानी रमा को अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि मेरी श्रीमती को वो रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर में चक्कर लगाए, किंतु देवी रमा इन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। यानी वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि देवी रमा यानी मेरी पत्नी, उनकी दक्षिणा यानी उनके दहेज से या उनके सामान देने का जो देना वो चाहते थे अपने बेटे, अपनी बेटी और मेरे बेटे के विवाह में, वो उनको पसंद नहीं आया। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। यानी लास्ट में मैंने ये रिश्ता तय किया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए। रमा ने सीमा को देखा, पसंद भी किया। यानी रमा ने ही सीमा को देखा, पसंद भी किया। रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छपे। यानी वो धीरे धीरे बात जो है वो आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ, सीमा को देखा, पसंद भी किया और रिश्ता जो है वो पक्का हो गया। यानी शादी पक्की हो गई और निमंत्रण पत्र, इनविटेशन पत्र जो है वो भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। यानी उनकी शादी होने में हम केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई ऑफिसर है। यानी वो बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छी सी बड़ी सी नौकरी करते हैं। दोनों हाथों से खूब कमाया होगा। ये दोनों हाथों से खूब कमाया होगा मतलब बहुत रिश्वत ली होगी और बहुत सारा पैसा उनके पास होगा। बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। यानी हम अगर उनसे मांगे भी नहीं, दहेज भी ना मांगे, तो भी हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा। आखिर न मालूम कैसे उनके कानों में ये भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं। यानी धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पता नहीं मेरी पत्नी रमा को कहाँ से ये बात उनके कानों में पड़ गई कि सीमा के पिता जो है वो बहुत ही शरीफ और ईमानदार व्यक्ति हैं। प्रतिष्ठित भी हैं पर ईमानदार भी हैं। लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी कहीं से किसी से भी कोई रिश्वत नहीं लिया। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, इसीलिए वह विवाह तो ठाट से करेंगे, किंतु दहेज में एक पैसा ना देंगे। यानी कहीं से उनको ये पता चल गया था कि वो विवाह तो अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी पैसा वो दहेज के लिए नहीं देंगे। और उनकी पत्नी रमा, लेखक के मित्र की पत्नी, वो तो मुँह हाँ करके मुँह पाए बैठी हुई थी कि उनके बेटे के विवाह में उन्हें बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा मिलेगा। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं। यानी उनका मानना था कि हम अपनी सुंदर, सुशील, योग्य, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, वो बहुत अच्छी थी, वो सुंदर थी, वो घर का हर काम करती थी, वो नौकरी भी करती थी, तो हर तरफ से सर्वगुण संपन्न कन्या का हम जब दान करते हैं तो उसके साथ हमें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। यानी जब हम लोग पूजा करवाते हैं तो दक्षिणा हम देते हैं, बट नहीं तो हम क्या दक्षिणा पंडित से लेते हैं। तो हम अपनी बेटी तो आपको सौंप ही रहे हैं और उसके बदले में क्या हमें दक्षिणा, यानी दहेज रूपी दक्षिणा क्या हमें लड़के वालों को देनी चाहिए। तो ये प्रश्न उनके मन में था, इसीलिए उन्होंने वो जान गई थी, रमा जो है वो जान गई थी कि वो कहीं से भी उन्हें कुछ भी पैसा या कोई भी दहेज के रूप में कोई दान दक्षिणा उन्हें नहीं
ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।